नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से। क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितांत भाग 2 के प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग के सार के ऊपर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती है, पर यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को अपने बनाए रखने वाले मूल्य को कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इज प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीच वाक्य है। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। ये समहाउ इज प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर की द्वंद्व है। ये दोनों ही स्थितियाँ हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वह अनिर्णय की स्थिति में है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं सम हाउस इन प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ इस कहानी यशोधर बाबू की कहानी देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउस इन प्रॉपर तत्व की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। लेखक ने इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर वीडी यशोधर पंत के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी करते हैं। उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर है। उनकी ये आदत है कि वे अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कोई मनोरंजक बात जरूर करते हैं। ये आदत उन्हें आदर्श कृष्णानंद जो किसनदा पांडे से परंपरा में मिली है। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति है। कई बार छोटे कर्मचारियों के द्वारा की गई गलत बात को भी वह हंसी में उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते ही वे दफ्तर के अन्य कर्मचारी की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर वे बहस भी करते हैं और हंसते भी है। यह उनको ससुराल से शादी में मिली थी। बातों बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर को शादी की बधाई देते हैं। एक कर्मचारी चहक कर कहता है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारी की जिद पर यशोधर बाबू उन्हें 10-10 के 3 नोट निकाल के देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में स्वयं शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पे करने वक्त बर्बाद करना किसनदा की परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर पंत मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने वहीं के रेमजी स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक के पश्चात वे पहाड़ से उतरकर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उन्होंने किसनदा के घर पर शरण ली थी। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। वहाँ वे सभी मिलकर पकाते और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक नौकरी के लिए सही उम्र हो, यशोधर किसनदा के यहाँ रसोईया बनकर रहे। बाद में किसनदा ने अपने ही नीचे यशोधर को नौकरी दिलवाई और दफ्तरी कार्य में उनका मार्गदर्शन किया। आजकल यशोधर दफ्तर पैदल आने जाने लगे हैं। उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर जाए, क्योंकि उनके बच्चे अब आधुनिक युवा हो गए हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर निहायती बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार वे अभी लेने की स्थिति में नहीं थे। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहीं उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते तथा स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। बच्चों और पत्नी को यह बात बहुत अखरती थी। सिद्धांत के धनी किसनदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते। किसी से अगर मिलना हो तो वे इसी समय मिलते। घर भी 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहां कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों
6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का बड़ा कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वे अब घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब बच्चे छोटे थे तब वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। अब बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा है। उसे वहाँ 1,500 प्रति माह मासिक वेतन मिलता है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पे पहुंचकर ही इतना वेतन पा सके हैं। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्ष उसका नाम एलाइड सर्विस की सूची में आया था तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है तथा वह सभी प्रस्तावित पर अस्वीकार कर चुकी है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो है, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा भी अनुभव होता है कि वह खुशहाली भी किस काम की जो अपनों में परायपन पैदा कर देती है। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह से आधुनिक नहीं है, फिर भी मात्र सुलभ मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ा। पत्नी को ये मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है। उसकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं। यशोधर बाबू पत्नी की इस आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं उनका ही बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वह भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का ये सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर उनको यह भी ध्यान है कि किशनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ सालों वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया, जो हुआ होगा यान पता नहीं क्या हुआ। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने DDF फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की। परंतु यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अधिक ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर। परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडहर बन चुका होगा, यह भी वे खूब जानते हैं। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। जीजा जी का हाल चाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वे पारिवारिकता के प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यह कहा कि आपको बुआ के यहाँ पैसे भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। जब भी यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किशनदा से सलाह जरूर लिया करते थे और वे अपेक्षा अपने बच्चों से भी यही रखते हैं। परंतु बच्चे कहते हैं, अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर वे सब्जी मंडी चले जाते हैं। वे सोचते जा रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगता कि अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। 1-2 बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कोहराम मच गया। बस तब से यशोधर बाबू ने ये सब कहना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है तब से बच्चे कहने लगे, बब्बा हमारी समझ में ये नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाओ बेटा तो नमक छिड़कते यह भी कहता है, नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है कि उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उसे ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया है। वो अपना वेतन अपने ढंग से खर्च करता है, कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफा सेट, कभी डल्लफ वाला बेड और कभी सिंगार मेज घर में लाए जा रहे हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी ये टीवी आपके लिए, बल्कि यह कहता है मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ ना करे। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है, नौकर होगा तो इनका ही होगा। और पत्नी सुनती है मगर सुनती नहीं। यही सब सोचते हुए वे खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, YD पंत।
घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार तो लगा कि वह किसी गलत जगह पर आ गए हैं। घर के बाहर एक कार और कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी है। कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनियां जल रही है। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेमसाबों को विदा कर रही है। बेटी ने जींस और बिना बाजू का टॉप पहन रखा है। यशोधर बाबू ने उसे ऐसे कपड़ों से कई बार मना किया है, लेकिन वह इतनी जिद्दी है कि ऐसी ही वेशभूषा को पहनती है और माँ भी उसी का साथ देती है। जब कार वाले विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुँचे तो बेटे बेटी ने झिड़की से सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोग के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है, किसी रिश्तेदार ने कहा। यशोधर बाबू इस बात से भी खपा है कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया है। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है तो वे सभी उसे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। तो जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा केक काटने के लिए कहा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। शाम को 15 मिनट वे संध्या करने में लगाते थे, परंतु आज 25 मिनट लगा दिए। संध्या में बैठे बैठे वे किशनदा के संस्कारों के बारे में सोचने लगे। पीछे आकर पत्नी झिड़कते हुए बोली, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। ये लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को असहज लग रहा था। खैर बात उपहारों के पैकिंग खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा फटा फुलौर पहनकर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर ही जाया कीजिए। थोड़ा न नुकुर करने की बात यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु उन्हें यह बात चुभ गई। उनका बेटा यह कह रहा था, आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें। वह यह नहीं कहता कि दूध में ला दिया करूँगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशनदा उतर गए थे, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।